हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रवाल। तो बच्चों, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के, जो कि कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं आगे। और बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है कि मैंने खुद से बनाए हैं या कुछ भी। इसको मैंने कलेक्ट किए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो मैंने कलेक्ट करके इसके क्वेश्चन बनाए। और ज़्यादा देर नहीं लेते हैं, क्योंकि 10-10 मिनट की वीडियोस हैं सारी, और 10 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे और ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। तो अगर आप पर डे 1 घंटे अगर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करें, हर सब्जेक्ट क्या मतलब टॉपिक वाइज अगर आप डिवाइड करें और टॉपिक वाइज अगर आप सॉल्व करें, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसीलिए मैं 10-10, 15-15 मिनट या 8-8 मिनट की वीडियो लाती हूँ, ताकि उसे आप अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं और ज़्यादा बर्डन न लें। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो बच्चों, हाँ, जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्मेंटेशन के क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इन प्लांट से फर्मेंटेशन के क्वेश्चन है। ओके, तो अच्छा, हाँ, ये बात भी है कि जो रेस्पिरेशन इन प्लांट या किसी भी चैप्टर के जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, उसको साथ में एक्सप्लेन भी करती हूँ। और साथ में ये भी है कि उसको टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। जैसे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पहले ग्लाइकोलिसिस के क्वेश्चन थे, फिर फर्मेंटेशन के हैं, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं। इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर अगली वीडियो में भी कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन जो है फर्मेंटेशन का, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मोर देन 18% एंड सेकंड ऑप्शन है अबाउट 10% एंड लेस, थर्ड है लेस देन 7% एंड फोर्थ है अप्रोक्सीमेटली 15%। तो बच्चों, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के समय क्या होता है कि जब ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है, उसका कन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का मतलब प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी बहुत ही कम, बहुत ही लेस या फिर ना के ही बराबर प्रोड्यूस होती है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कितने परसेंट होगी? बहुत, सबसे जो मिनिमम अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे सी ऑप्शन, लेस देन 7%। तो 7% से कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड। तो इसमें से फाइंड करना है कि किस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज नहीं होता है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, सेकंड है एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड थर्ड है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड फोर्थ है लैक्टेट फर्मेंटेशन। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज नहीं होता है वो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी रिलीज होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे प्लांट में हो या एनिमल में, सब में रिलीज होगा। एंड थर्ड है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यहाँ तो होगा ही कार्बन डाइऑक्साइड। और फोर्थ है लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो जो लैक्टेट फर्मेंटेशन जब होता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है लैक्टेट का, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं रिलीज होगा और साथ में एनर्जी भी बहुत कम रिलीज होती है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होगा, या तो ये कुछ बैक्टीरिया में होगा या फिर मतलब लैक्टेट फर्मेंटेशन या तो कुछ बैक्टीरिया सेल्स में होता है या कुछ एनिमल सेल्स जैसे कि मसल सेल्स में। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, लैक्टेट फर्मेंटेशन। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड है फर्मेंटेशन, थर्ड है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फोर्थ है फोटो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होता है बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर के। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखो बच्चों, ग्लाइकोलिसिस है या एरोबिक रेस्पिरेशन है या फोटो रेस्पिरेशन है, यहाँ सभी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होती है, जबकि फर्मेंटेशन में ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, किसी तरीके से कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होते हैं। तो जो मतलब ये कह रहा है फर्मेंटेशन जो है ये बिना ऑक्सीजन के होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो
फर्मेंटेशन प्रोसेस तब होगा जब ऑक्सीजन लैकिंग कंडीशन में हो, या फिर जब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो अनयूजेबल हो। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फर्मेंटेशन बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसके 4 ऑप्शन है, फाइंड करते हैं हम लोग। फर्स्ट है ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड सेकंड है triose phosphate is the electron donor while acetaldehyde is the electron acceptor, and third है triose phosphate is the electron donor while pyruvic acid is the electron acceptor, and fourth है there is no electron donor। देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या प्रोसेस है पहले ये देखते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में होता है या पायरुविक एसिड में, फिर वहां से पायरुविक एसिड कन्वर्ट करता है, कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, क्या बनाएगा, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है कि फर्स्ट प्रोसेस में बच्चों ग्लूकोज का जब पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है तो बहुत सारी एटीपी एंड एनएडीएच का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद जब पायरुवेट या पायरुविक एसिड का कन्वर्जन जब इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में होता है तो वहां पर एनएडीएच से एनर्जी को गेन करते हैं। ये एनर्जी मतलब एनएडीएच जो है वो कंजम्पशन हो जाता है उसका। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाता है। ओके, फिर यहाँ पे पूछा है कि ट्रायोज फॉस्फेट इस इलेक्ट्रॉन डोनर है या एक्सेप्टर है, क्या है। ठीक है, तो बच्चों जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है हम लोग डिटेल में देखें। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज से जब पायरुवेट में कन्वर्जन होता है तो वहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करता है। और फिर नेक्स्ट है कि जब पायरुवेट बनता है या पायरुविक एसिड, इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है। जब ये डिकार्बोक्सिलेट होते हैं तो वहाँ 2 एसिटाल्डिहाइड बनता है, और यही 2 एसिटाल्डिहाइड जो है वो एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो ट्रायोज फॉस्फेट क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो उस समय ये एक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। और एसिटाल्डिहाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जबकि पायरुवेट से इथेनॉल बनता है। बाद में ये रिड्यूस कर देते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके एसिटाल्डिहाइड, और कहाँ पे, इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 12 का जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो बी आंसर इज द करेक्ट होगा कि ट्रायोज फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर व्हाइल एसिटाल्डिहाइड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन आर। तो फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट सभी को पता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड एथिल अल्कोहल, एंड सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिटाल्डिहाइड, एंड थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एंड फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH। तो फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिल अल्कोहल होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मेंटेशन इज एनारोबिक प्रोडक्शन ऑफ। तो फर्मेंटेशन तो हाँ ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, बट यहाँ पे एनारोबिक प्रोडक्शन क्या क्या बनता है। तो बच्चों यहाँ पे अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड जो भी मतलब कंपाउंड्स हैं जैसे कि गैसेस वगैरह ये सब प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी है वो करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स ऑफ ई स्टार। तो इसका जो ऑप्शन 4 है, एक है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है मेथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड है मेथिल अल्कोहल प्लस वाटर, एंड फोर्थ है एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों जो इसका आंसर है ये फिर से रिपीट किया है कि ईस्ट का फर्मेंटेशन प्रोडक्शन या फिर एनारोबिक प्रोडक्शन या फिर फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो वो एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। And fourth, next question है which of the following statement is incorrect? First है during aerobic respiration role of oxygen is limited to the terminal stage, and second है in ETC electron transport chain, and one molecule of NADH plus H plus give rise to 2 ATP molecules and one FADH2 give rise to 3 ATP. Third option है ATP synthesized through complex 4/5, and D है The oxidation reduction reaction produces proton gradient in respiration.
तो बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट यहाँ पे कौन सा होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन तो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रोल होगा, हाँ ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कह रहा है कि NADH एंड H आयन का एक मॉलिक्यूल 2 ATP प्रोड्यूस करता है, जबकि FADH2 3 ATP प्रोड्यूस करता है। ये सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH या फिर NADH प्लस H आयन जो है वो 2 ATP के बजाय 3 ATP प्रोड्यूस करता है, ठीक है, 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, जबकि FADH2 जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है, तो ये इसका बी आंसर जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, मतलब कि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड आयरन, थर्ड कोबाल्ट एंड फोर्थ है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी होती है, तो वो क्या रिक्वायर करती है, कौन से एलिमेंट रिक्वायर करेगी? तो बच्चों यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यही है कि जो क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा। होता क्या है बच्चों, जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से जब पायरुवेट बनता है या पायरुविक एसिड बनता है, तो उसके बाद ये क्रेब्स साइकिल में जाते हैं, बट क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस के बीच एक एसिटिल CoA एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एसिटिल CoA एंजाइम का जो फॉर्मेशन होता है उस समय पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स यूज होगा वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होगा, और इस प्रोसेस में 5 कोफैक्टर भी यूज होते हैं। 5 कोफैक्टर जो हैं ये आपको नाम दे रही हूँ मैं, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लेना। फर्स्ट है TPP जो कि थायमिन पायरोफॉस्फेट, एंड सेकंड है मैग्नीशियम NAD प्लस, एंड थर्ड है OA एंड लिपोइक एसिड। ये आपके जो हैं ये 5 कोफैक्टर्स हैं। इसके बाद होता क्या है बच्चों, इस प्रोसेस में एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्मेशन जब होता है तो इसमें जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना है उसका डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है और एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यही एसिटिक एसिड CoA जो कि कोफैक्टर को यूज करके CoA एंड NAD प्लस का यूज करते हुए, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को यूज करते हुए, और TPP और मैग्नीशियम, पांचों जितने भी कोफैक्टर्स हैं इनका यूज करते हुए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटिल CoA एंड NADH प्लस H आयन बनाता है। तो ठीक है, तो फिर जब ये बना लेगा तो फिर इसके बाद एसिटिल CoA एंजाइम कहाँ जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है। तो वही पूछ रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी में कौन सा, मतलब कौन से और भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो मैग्नीशियम होगा, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल का मतलब क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है, तो क्रेब्स साइकिल में पूछ रहा है कि 1 टन में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के कितने नंबर्स होंगे। तो क्रेब्स साइकिल आप सभी ने पढ़ी है, उसको मैं स्क्रीन में, ये देखिए आप स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल बच्चों, यहाँ क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनिल CoA है उसका कन्वर्जन जब सक्सिनिक एसिड में होता है, यहीं पे यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पूछा है ना, तो सक्सिनिल CoA का कन्वर्जन जब सक्सिनिक एसिड में होता है तो वहां पर GTP का फॉर्मेशन होता है। GDP से फॉस्फेट को ये गेन करते हैं और ऐड करते हैं, और इसके बाद GDP मतलब फॉस्फोरिलेट हो जाता है और GTP बनाता है, ठीक है। जब GTP बनाता है तो उसमें कितनी GTP बनाएगा, तो बच्चों यहाँ पे 1 टन पूछा है तो 1 ही GTP बनेगी। अगर ये 1 पूछा है टन तो 1 GTP होगा, अगर 2 पूछता तो 2 GTP बनाता है, ठीक है। तो 1 टन में कितना पूछ रहा है, 1 टन में सिर्फ 1 ही GTP बनाता है, ओके। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी 10 क्वेश्चन हो गए हैं और बच्चों अच्छे से तैयारी करिए आप सभी, और
क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि थ्योरी तो सभी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है, थ्योरी आप पढ़िए, एनसीईआरटी रीड करिए, बट साथ में जो अगर सिलेक्शन पाना है, आपको अच्छी रैंक लानी है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप थ्योरी पढ़िए, साथ में क्वेश्चन लगाइए, थ्योरी पढ़िए, साथ में क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि उससे आपके माइंड में क्लियरिटी आती है, और क्लियरिटी आएगी तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हाँ मेरा बायो तैयार हो गया, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर हो चुका है, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। और जब क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे तो सारा पढ़ लिया है, कहेंगे मैं तो बहुत पढ़ लिया था फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता है कि वो रिवीजन नहीं करते हैं और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, जिस वजह से उनकी रैंक नीचे हो जाती है या फिर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनको अपने मन का कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो सबसे ज़रूरी होता है रिवीजन करना, रिवीजन करना, रिवीजन करना, और साथ में उसके साथ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन लगाना है। तो इसी तरीके से आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगाते रहिए। और क्वेश्चन बैंक भी आप ले लीजिए, मार्केट से बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो कोई अच्छी लीजिएगा, जो कि ऐसे बहुत सारी मिलती है मार्केट में, बट कोई अच्छी बुक लीजिएगा जिससे कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएं, और सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन। और एनसीईआरटी ही पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी पूरी रट डालिए बायोलॉजी की, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अरे बहुत है बहुत है, बट जब आप एमबीबीएस हो जाएंगे या सेलेक्ट हो जाएंगे, जब कॉलेज में जाएंगे, इससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और तब आपको लगेगा कि अरे मैं तो एनसीईआरटी पढ़ने में ही डर रहा था, या डर रही थी, या तो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स एंड मोटी मोटी बुक्स हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, रिविजन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।